जय हिंद साथियों, मेरा नाम है महेंद्र साहू और मैं एक 10th तक की कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ इंदौर में। और मैं आज आपको बताऊँगा कि कैसे आप पढ़ाई के साथ साथ एक छोटा सा या 10th तक या 12th तक का कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। प्लस एक कम बजट में जो लोगों को ये लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत है, तो मैं आपको बता दूँ 20 या 25 हज़ार रुपये में आपका बहुत बढ़िया। और ये भी तब जब आप कहीं बाहर से अलग से कोई रूम ले रहे हैं या आप घर में खोल सकते हैं, तो 15 से 20 हज़ार रुपये मिनिमम में आप एक अच्छा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला सकते हैं। लेकिन कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू करने का तो हर कोई सोचता है, लेकिन उसको चला नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें बहुत सी प्रॉब्लम आती है कि कैसे इसको चलाया जाए, कैसे बेंच का मैनेजमेंट किया जाए, कैसे बच्चे आएंगे, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा कि कैसे आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को अच्छे से चला सकते हैं। इसके बाद मैं अपनी कोचिंग का भी आपको टूर कराऊंगा कि हमने कैसा एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया तरीके से आज चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जब भी खोलें तो एक लोकेशन सबसे मैटर करती है कि अगर आप थोड़ा सा ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर स्कूल्स हो या फिर थोड़ा सा मार्केट हो, तो वहाँ पर बच्चों का जल्दी आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। नो डाउट आप अच्छा पढ़ाएंगे तो बच्चे कहीं भी आ जाएंगे, लेकिन वो होता है ना कि शुरुआत में एक ज़रूरत होती है कि हाँ किसको पता चले, तभी तो हम अच्छा पढ़ा पाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट तो है हमारा लोकेशन अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो आपके पास कुछ नहीं, आपके पास बेंच होना चाहिए। ठीक है, आप बेंच आराम से मार्केट में आपको 1000 या 1200 रुपये पर पेयर में एक बेंच मिल जाएगी। तो ऐसे आप 10 एक बेंच शुरुआत में रख सकते हैं। ठीक, वाइट बोर्ड आता है 2x3 का आता है, 500-600 रुपये करीब का बोर्ड आएगा और मार्कर। ठीक, तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इतना ही है। तीसरा है कि फीस स्ट्रक्चर। दोस्तों फीस स्ट्रक्चर हमें शुरुआत में मतलब कम रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हमारा सोसाइटी में कुछ अच्छा सर्व करना भी उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। कम रहेगा तो आपको भी रेंट वगैरह देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में जो आपने खर्च किया है वो भी, उसमें भी प्रॉब्लम्स आएगी। प्लस ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा तो हर कोई ले रहा है, हमें एक मीडियम रखना है। ठीक, तो फीस स्ट्रक्चर मीडियम होना चाहिए। आप 1 to 10 तक क्लास चला रहे हैं या 12 तक चला रहे हैं, तो हो सके तो आप सेपरेट क्लासेस रखिए। ठीक, मिक्स मत कीजिए। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, कभी कभी हम क्या करते हैं 1 to 5 तो मिक्स चल जाएगा कि इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन 6 से आप क्लास सेपरेट करना चालू कर दीजिए। सेपरेट में क्या रहेगा कि बच्चे को हम प्रॉपर नॉलेज दे पाते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि बच्चे मिक्स रहते हैं तो कोई बच्चा कहता है कि सर हमें पढ़ाइए, कोई कहता है हमें पढ़ाइए। 6, 7, 8 आपने मिक्स उठा दिए तो 6 वाले पढ़ेंगे, 7th वाले बैठे रहेंगे, 7th वालों को पढ़ाओगे तो आप 8th वाले बैठे रहेंगे। तो ऐसे सब टाइम वेस्ट ज़्यादा होता है। पॉसिबल हो तो आप सेपरेट क्लास ही रखिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाँ जब आप कोचिंग स्टार्ट करो तो उसके रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह अच्छे से रखिए। आप बाकायदा एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैं अभी आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे कोचिंग का हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसा रखा है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जिसमें कि बहुत ज़रूरी जानकारी होती है, जैसे कि नाम, पिता का नाम है ना। ठीक, बच्चे के पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, एड्रेस, स्कूल और बोर्ड, ये 4-5 जानकारियाँ और एक फ़ोटो लगाने का ऑप्शन हो। ये इतनी जानकारी के साथ आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवा लीजिए। ठीक है, साथ में एक फ़ीस स्लिप की बुक भी आप बनवा लीजिए ताकि आपको ये अकाउंट मैनेज करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक, देखिए दोस्तों, आप इस तरह का एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी ये देख सकते हैं। एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जो हमने बनवाया था। आप इस तरह का छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी बनवा सकते हैं, जिसके अंदर आप बच्चे के डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं कि बच्चे की एडमिशन डेट कब थी। ठीक है, उसका फुल नेम, फादर नेम, गार्जियन नेम, पेरेंट्स का नंबर, या बच्चा कोई बड़ा हो तो उसका इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, बच्चे का फ़ोटो, क्लास, बोर्ड, स्कूल नेम और स्टूडेंट का एड्रेस और स्टूडेंट के सिग्नेचर और जिसने रिसीव किया है उसको उसके सिग्नेचर। ठीक है, आपको इस रजिस्ट्रेशन से बहुत बहुत बेनिफिट होगा। इससे होगा क्या कि कई बार क्या होता है बच्चे जब ज़्यादा होते हैं तो हम बच्चों को बाय फेस याद नहीं रख पाते हैं, और कहीं कहीं होता है कि हम बच्चे को नाम से याद नहीं रख पाते, बाय फेस रखते हैं। ठीक, तो आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के थ्रू आप सभी बच्चों को अपनी पहचान सकते हैं। और कभी कभी होता ये है
कि हम कभी कभी बच्चों को हमें कोचिंग का टाइम चेंज करना होता है, या फिर इमरजेंसी में छुट्टी रखना होती है, या फिर कभी पेरेंट पूछते हैं कि बच्चा कोचिंग में पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन के लिए हमें कॉन्टैक्ट नंबर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट नंबर से ये होता है कि हम उनको हमारे इमरजेंसी प्लान के बारे में बता सकते हैं। कभी टेस्ट हो किसी चीज़ का तो हम उनको टाइम डेट वगैरह कुछ चेंज करना हो शेड्यूल में, तो वो भी हम कर सकते हैं। देखिए, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी होती है, तो ये आपको ज़रूर बनवाना चाहिए, ठीक है। और एक बच्चे का फ़ोटोग्राफ्स, जिससे कि बच्चा आइडेंटिफाई हो सके। तो ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बाद हम देखेंगे कि फ़ीस स्लिप्स, फीस रसीद वगैरह हम देखिए कि ये फ़ीस स्लिप, एक छोटा सा फ़ीस स्लिप का आप ऐसा बनवा सकते हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे कि सीरियल नंबर, डेट, अपनी कोचिंग का नाम तो लिखा ही है, और वैलिड फ्रॉम से वैलिड टिल तक, नेम, क्लास, अमाउंट और सिग्नेचर। तो एक छोटा सा फीस स्लिप भी आप बना सकते हैं, ठीक है। ये कोई ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है, ये आपको बहुत बेनिफिट देगा। सिंपल सा ये चीज़ आपको कोई बताएगा नहीं, वो छोटी है कि एक गाड़ी लगा के रखिए, प्योर वाटर, आजकल पानी पीने के लिए अच्छा पानी रखिए, ठीक है। टॉयलेट की एक क्लीन टॉयलेट की सुविधा होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हाँ, अगर आप एक फीमेल हो तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप एक मेल फैकल्टी हो तो 1 to 5th के बच्चों के लिए पॉसिबल हो सके तो एक फ़ीमेल टीचर को ही रखिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं। एक तो थोड़ी मेल फैकल्टी की आवाज़ भारी होती है, या फिर उनका एक शुरू से ही वो रहता है कि मेल फैकल्टी से बच्चे डरते ज़्यादा हैं। तो आप 1 to 5th के लिए मेल फैकल्टी की जगह फीमेल फैकल्टी रखिए, तो बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा आते हैं। जब छोटे बच्चों को जो क्लास रहेगी उसमें आप आसपास ABCD के, अनारम के और कुछ पोएम्स वगैरह के मैप लगा सकते हैं। जो बड़े बच्चों का रहेगा उसमें आप मध्य प्रदेश का मैप, मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मध्य प्रदेश का मैप, एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड मैप, आप ऐसे मैप 3 मैप लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, देखिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जो सबसे मेन चीज़ है टीचिंग स्किल और क्वालिटी, उसके बाद ये सब चीज़ें आती हैं, लेकिन ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। हाँ, कितना टाइम आपको पढ़ाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें 1 to 8th की क्लास के बच्चों को मिनिमम 1.5 से 2 घंटे तो लेने ही चाहिए। और 9th या 10th के बच्चों को, क्योंकि उनका सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है और टेक्निकल भी थोड़ा सा अच्छा सिलेबस CBSE में तो NCERT में आ ही जाता है, तो 2 या 2.5 घंटे तो मिनिमम आपको लेना ही चाहिए, ठीक। तो आप इस तरह पढ़ा सकते हैं कि जो मैथ्स सब्जेक्ट होता है बच्चों को टफ लगता है, तो आप मैथ्स को 6 दिन मंडे टू फ्राइडे रेगुलर रखिए, और मैथ्स रेगुलर के साथ साथ में आप 3 दिन साइंस चलने दीजिए, 2 दिन सोशल साइंस, और एक दिन आप रखिए हिंदी इंग्लिश के लिए, ताकि इस चीज़ को, वैसे तो हिंदी इंग्लिश बहुत कम पढ़ते हैं बच्चे, लेकिन फिर भी होता है कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हिंदी में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आप इस पेपर में ज़्यादा आपको बढ़ाना है तो ये चलते रहेगा, ठीक। तो आपको इस तरीके से क्लासेस को डिवाइड करना है, और टाइम आपको 2 या 2.5 घंटे 9th 10th का और 1 to 8th का 1.5 घंटे तो मिनिमम रखना ही है। आपको कोशिश करें ये कि बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, आप उनको 5 दिन पढ़ाइए, और एक दिन जो शनिवार का दिन होता है वो एक्टिविटी के रखिए। आपका 1.5 घंटे का टाइम पीरियड होता है कोचिंग का, तो 45 मिनट उनको पढ़ाइए और एक 45 मिनट का उनको एक्टिविटी का सेशन रखिए, ताकि उन बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे और वो लगन से पढ़े। आप वीक में एक टेस्ट जरूर रखिए। अब जैसे ही होता क्या है कि हम पढ़ाते जाते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं, आपको ही मानना पड़ेगा। क्या होता है कि बच्चे को हम कितना भी पढ़ा लें, लेकिन जब तक उनको होमवर्क ना दें या फिर टेस्ट ना लें, हमें पता नहीं चलता है। वो हाँ करते हैं मुंह पे और बाद में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले तो डेली होमवर्क दें। आप 2 लेक्चर ले रहे हैं 45-45 मिनट के, तो 30 मिनट ही पढ़ाइए उनको, और 15 मिनट उनका होमवर्क चेक करने में और सुनने में आप टाइम दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि जिन बच्चों की राइटिंग ख़राब है, उनको आप एक्स्ट्रा राइटिंग के वर्क देंगे तो वो लिखेगा, तो उसको याद भी होगा। लिखने से ही बच्चों को याद जल्दी हो जाता है। तो आप होमवर्क भी चेक किए, होमवर्क दीजिए भी। और एक चैप्टर कराने के बाद, जैसे आप क्या करते हैं कि आपने 4-5 चैप्टर करा दिए और फिर आप उसका टेस्ट लेते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।
आपको क्या करना चाहिए कि पहले एक चैप्टर पढ़ाया, जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म हुआ उसको टेस्ट रख दीजिए। अब बच्चे को क्या होगा कि वो एक चैप्टर ज़्यादा नहीं लगेगा, और एक चैप्टर ज़्यादा नहीं लगेगा तो टेस्ट देने में उसका इंटरेस्ट रहेगा और ऐसे उसको हो भी जाएगा। अच्छा, आपने मान लो टेस्ट बना लिया, तो टेस्ट हो सके तो आप प्रिंटेड टेस्ट बनाइए, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब पेपर फॉरवर्ड होता है तो उस पर आप अपना लोगो, अपनी कोचिंग का नाम लिख सकते हैं, तो ये एक प्रमोशन भी हो जाता है। और साथ में बच्चा प्रिंटेड फॉर्म में पेपर दो तो एक अच्छा भी इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक। तो आपने टेस्ट पेपर ले लिया। अब टेस्ट पेपर होने के बाद क्या है कि आप बच्चों को मार्क्स देते हैं, तो कुछ बच्चों के क्या मार्क्स कम आते हैं। आपका उद्देश्य और हमारा उद्देश्य और बच्चों का उद्देश्य, सबका उद्देश्य यही है कि ओवरऑल बच्चों को चीज़ें याद होना चाहिए या चीज़ें उसको आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि टेस्ट पेपर चेक करने के बाद बच्चों को मार्क्स आने के बाद एक ये चीज़ कर सकते हैं कि बच्चों को ये कह दें कि आप कल इसको घर से सोल्व करके लाना है इस पेपर को, और जो पूरा सोल्व करके लाएगा उसको 5 मार्क्स हम एक्स्ट्रा देंगे। उससे क्या होगा कि 5 मार्क्स एक्स्ट्रा के चक्कर में बच्चा फिर से दोबारा सोल्व करेगा, और फिर से जब दोबारा सोल्व करेगा तो उसको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो मार्क लिस्ट होती है उसके लिए आप कोचिंग के बाहर एक छोटा सा तख्ती से आती है, बोर्ड आता है, पिन बोर्ड आता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये पिन बोर्ड ये हमने कोचिंग में छोटा सा लगाया है, जिसमें मात्र 2 A4 साइज़ के पेपर ही लग जाए, इतना बहुत है। तो 2 A4 साइज़ के पेपर आपने लगा दिए, उस पर आप बढ़िया टाइप करके लैपटॉप से और या कहीं से भी उसका आप लिस्ट लगा दिए, टॉपर का नाम मेंशन कर दीजिए। तो इससे क्या होगा कि बच्चों में कंपटीशन आता है, पढ़ने की ललक पैदा होती है कि हम भी एक टॉपर बनेंगे। तो एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है कि आप टेस्ट इस तरह से ऑर्गेनाइज करें, ठीक। उसके बाद एक बहुत ज़रूरी है, जैसे ही आप क्लास में आपके बच्चे आएँ तो एक सरस्वती जी की मूर्ति या फोटो ज़रूर रखें, और एक प्रार्थना होती है, आप कोई सी भी जयति जयति माँ सरस्वती, जयति वीणा वादनी या फिर सरस्वती जी कोई सी भी एक स्तुति वंदना जरूर बच्चों से कराएं। चाहे आपके पास बच्चे कम हो ज़्यादा हो, बच्चा अच्छा हो पढ़ने में या वीक हो, को हर वीक में कम से कम 2 या 3 पेरेंट्स को कम से कम बुलाना है और बातचीत करना है। क्योंकि बच्चा तो क्या है आपके पास कोचिंग में 1-2 घंटे मैक्सिमम रहेगा, लेकिन घर पे वो मैक्सिमम समय रहता है और स्कूल में रहता है। तो उसकी डेली एक्टिविटी क्या है, वो कितना पढ़ता है कितना नहीं पढ़ता, ये आपको जानना ज़रूरी है। वो पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म करना ज़रूरी है कि आपके बच्चे का ग्रोथ क्या है, क्योंकि पेरेंट्स को सिर्फ मतलब होता है मार्क्स से, वो ये नहीं देखता कि हम कितना एफर्ट लगा रहे हैं। तो एंड में यही कहेगा कि उसके मार्क्स बच्चे कम आए हैं, कोचिंग तो आ रहा है। तो आप वीक में 4-5 पेरेंट्स से आप बात करते रहिए, फिर नेक्स्ट पेरेंट्स को बुलाते रहिए, तो आपको भी पढ़ाई में भी डिस्टर्ब नहीं होगा, समय भी नहीं जाएगा, प्लस आप पेरेंट्स से इंटरेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक। तो पेरेंट्स की बात हो गई। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी कोचिंग खोलता है ऑब्वियसली सी बात है उसको नॉलेज तो रहता है। हाँ, टीचिंग स्किल ना हो वो एक समझ में आता है कि छोटे बच्चों के लिए आप टीचिंग स्किल इतनी ज़रूरी नहीं है, आपके पास सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि वो आपको कवर हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको टीचिंग स्किल आपकी अभी अच्छी नहीं है तो आप उसी तरह के रुके हुए, नहीं, आपको यूट्यूब की हेल्प से, गूगल की हेल्प से नए नए तरीके खोजना है कि कैसे बच्चों से इंटरेक्ट किया जाता है, अच्छे से पढ़ाया जाए, इंटरेस्टिंग तरीके कैसे हो सकते हैं इनको पढ़ाने के, क्या करें कि बच्चों में इंटरेस्ट जागे, कंपटीशन की भावना कैसे आए, पॉजिटिव कंपटीशन, और हम क्या कर सकते हैं एक्स्ट्रा जिससे कि बच्चों को बेनिफिट हो। तो ये सब चीज़ें आपको सीखते रहना है। और मैं मानता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम नॉलेज के बेसिस पे पढ़ाते हैं लेकिन हमारे पास स्किल्स नहीं होती है, तब भी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। और कभी कभी स्किल्स तो होती है लेकिन डाटा नहीं होता है, तब भी थोड़ा हमारा इम्प्रेशन ठीक नहीं जमता है। तो आप दोनों में परफेक्ट धीरे धीरे हो जाएंगे, डोंट वरी, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। हम 10th तक 12th तक इतना कोई टफ टास्क नहीं होता है बच्चों को हैंडल करना। हाँ, इससे ऊपर कोई बच्चे हों तो फिर वो क्रॉस क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आप सबसे पहले तो ये कर सकते हैं, खुद की आप स्टडी बढ़िया करके आइए। आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके पढ़ाने के लिए, एक से एक चैनल हैं, एक से एक वीडियोस पढ़े हैं, ठीक, इंटरेस्टिंग तरीके जगाने की। जैसे एग्जांपल खान सर, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोचक तरीके से पढ़ाते हैं, तो आप उनके एग्जांपल्स वगैरह तो अपने खुद के सेट कीजिए, लेकिन तरीका क्या होता है समझाने का, बैलेंस करने का, वो आप देख सकते हैं। होता क्या है कभी कभी जब हमें एक्स्ट्रा नॉलेज भी होता है, ज़्यादा नॉलेज भी होता है, तब भी हम छोटे बच्चों को वो नॉलेज डिलीवर कर देते हैं और एक्चुअल में हम आई कांटेक्ट कर नहीं पाते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि वो बच्चे को इतनी चीज़ें आई नहीं रही हैं या फिर उसको सिर के ऊपर से जा रही हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी है ये फील करना कि कहाँ
बच्चे को समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है, उनसे आई कांटेक्ट करते रहिए। ठीक, उसके बाद आप देखिए कि अब जब आप बोर्ड पे लिखते हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बोर्ड पे लिखते समय आपको पूरा बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान नहीं देना है, आपको हाफ बच्चों पे ध्यान देना है, हाफ बोर्ड पे ध्यान देना है। इससे क्या होता है कि अगर आप बोर्ड पीछे लिख रहे हैं तो बच्चे शरारत करने लग जाते हैं। ठीक, तो हर क्लास में ऐसे बच्चे जरूर आपको मिलेंगे जो शरारत भी करते होंगे और पढ़ते भी होंगे, तो वो हर जगह होते हैं, डोंट वरी। तो आप उनको मैनेज कर सकते हैं इजीली। ठीक, हाँ थोड़ी वो शरारतें करते हैं तो इतना तो चलता है और वो करना भी चाहिए, बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हाँ आपको क्या है कि बच्चे बढ़ते भी रहना चाहिए। क्या होता है कि जब हम शुरुआत में कोचिंग खोलते हैं, शुरुआत में कम बच्चे आते हैं, उसके बाद क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे ग्रो करते हैं। तो कम बच्चे होते हैं तो बच्चे भी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं करते हैं, उन्हें भी चाहिए कि बहुत सारे बच्चे हों, उनके बहुत सारे दोस्त बने। और आपके लिए भी कर सकते हैं कि एक आध बार आप अपनी कोचिंग के पैम्पलेट वगैरह डलवा सकते हैं आपके आसपास की कॉलोनी में, या फिर आपकी कोचिंग का बोर्ड लगा सकते हैं, या फिर आप किसी भी बच्चे को, किसी भी पेरेंट्स से आप फीडबैक ले सकते हैं कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है कि आप बोल सकते हैं कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। यदि तो आप और भी चाहते हो कि और भी बच्चों को ऐसा नॉलेज मिले तो आप प्लीज़ उनको ज़रूर बताइए। अब हम डायरेक्टली मत बोलिए कि बच्चों को लेके आइए, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि 2 दिन का डेमो रख दीजिए कि ठीक है हम 2 दिन का डेमो दे रहे हैं आपको, 2 दिन तक हम आपको देखिए, 2 दिन तक आपको अच्छा लगे तो आप आगे कंटिन्यू कीजिए, वरना कोई बात नहीं। ठीक, तो एक ये तरीका सोचता है कि आपको 2 दिन का डेमो रखिए। देखिए, अगर आपके पास बच्चों की ग्रोथ हो रही है, बढ़ रहे हैं, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए या फिर उनके कंप्यूटर वगैरह, आजकल देखिए कितना स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं। स्मार्ट बोर्ड के कारण आपको हर चीज़, आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको वीडियोस दिखाना हो, PDF दिखाना हो तो आप आराम से डायरेक्ट बोर्ड पर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको इतना बजट नहीं है और इन फ्यूचर आपके पास धीरे धीरे बच्चे बढ़ते हैं, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि आप एक प्रोजेक्टर ले सकते हैं, या फिर लैपटॉप पे भी आप बच्चों को वीडियोस वगैरह, कुछ चीज़ों के ऐसे वीडियो होते हैं जैसे हमारी बॉडी से रिलेटेड, जो डाइजेशन सिस्टम हुआ, तो ये चीज़ें क्या जब हम 3D में या फिर एनिमेशन में दिखाते हैं बच्चों को तो ज़्यादा अच्छे समझ में आती हैं। जैसे स्पेस के हुए, रॉकेट्स के हुए, अर्थ हमारी कैसे मूव करती है, ऐसे वीडियोज़ वगैरह हम दिखा देंगे ना तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। ठीक, तो आप एक ये कर सकते हैं। कंप्यूटर अगर क्लास आप चला रहे हैं तो वो तो प्रोजेक्टर पे ही बहुत बेहतर चलेगी, क्योंकि आप उसको 1 to 1 किसी के पास जाके बच्चों को नहीं सिखा सकते हैं। आजकल 2nd 3rd क्लास से ही कंप्यूटर का नॉलेज बच्चों को देने लगे हैं। तो आप एक हो सके तो एक प्रोजेक्टर ला सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है वो, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ ये है कि अभी देखिए कि कंपटीशन का बहुत ही टफ टाइम चल रहा है, कि मतलब हर तरफ कंपटीशन है। तो बच्चों को आप पढ़ाई के साथ साथ में एक व्यवहारिक ज्ञान, एक माइथोलॉजी का ज्ञान और एक जी का ज्ञान आप बीच बीच में एक दिन 5-10 मिनट मिलें तो थोड़ा थोड़ा आप देते रहिए, ताकि बच्चे अपने कल्चर से, अपनी सोसाइटी से, अपने देश से जुड़ा रहे। ठीक, देश में क्या घटना हो रही है, तो बच्चों को तो न्यूज़पेपर समझ में आते नहीं हैं, तो ये हम ये कर सकते हैं, उनको सरल तरीके से बता सकते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारे मुख्यमंत्री कौन हैं, ये कौन होते हैं, ये लोग का काम क्या है, अभी देश में क्या चल रहा है, थोड़ा क्रिकेट के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में। ठीक है, आप सब चीज़ों के बारे में उनको थोड़ा थोड़ा सफिशिएंट नॉलेज दे सकते हैं। ठीक है, तो इतनी टिप्स थी। अगर आपको कुछ भी टिप्स अच्छी लगी हो, आप नई कोचिंग खोल रहे हो, तो आप इस चीज़ टिप्स का यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट कैसा है। एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसका नाम है यंग माइंड क्लासेस। ठीक है, इसका यूट्यूब चैनल भी है। तो अभी हम आपको टूर करा देंगे हमारी कोचिंग का और दिखाएंगे कि हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना बड़ा है, और जहाँ मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ वो सेटअप भी मैं आपको अभी दिखा दूँगा। देखिए, हमारी एक छोटे सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है यंग माइंड क्लासेस। देख सकते हैं इस तरह के हमने 2-3 बैनर लगवाए हैं और एक इस तरफ साइड में लगवा दिया है। ठीक है, ये देखिए, तो ये एक छोटा सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप देख सकते हैं इसका फ्रंट का व्यू। ठीक है, अब हम चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं। तो ये अंदर का फ्रंट का है, और आप देखिए मैंने आपको बताया था कि आप इस तरीके से एक बोर्ड लगा सकते हैं जहाँ पे आप टेस्ट की मार्क लिस्ट बता सकते हैं। यहाँ पर आप टॉपर्स के नाम, ठीक, किसके कितने मार्क्स आप भी बता सकते हैं।
देखिए इस तरीके से एक आप छोटी सी पानी की केन रख सकते हैं पीने के लिए बच्चों को। और आप यहाँ पर जो ऐसे आप पैम्पलेट वगैरह भी लगा सकते हैं कि कृपया अपने जूते चप्पल बाहर उतार दें। हाँ ठीक है, ये हमारी कोचिंग का बार कोड भी लगा है, यहाँ पर भी पैम्पलेट लगा है। ठीक, और ये अभी हम क्लास में ले चलते हैं आपको। देखिए ये छोटी सी 6-7 बेंच की ये क्लास है हमारी। ठीक, तो इस तरह का हमारा क्लासरूम है छोटा सा। ये क्लासरूम 1 है। यहाँ पर देखिए आप ये MP का मैप लगा है, खिड़की है। यहाँ पर बच्चों से एक पेंटिंग कंपटीशन करवाया था, जो पेंटिंग्स बच्चों ने बनाई थी वो भी हमें लगा दी गई है। ये एक वर्ल्ड मैप है। ठीक है, और वर्ल्ड मैप के साथ साथ में हमारे पास एक भारत का मैप भी है। भारत के 2 मैप हमने लगाए हैं, फिजिकल और एक पॉलिटिकल। ठीक, ये हमारा बोर्ड है, ये फ्रंट का भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर बच्चे बैठेंगे और सामने ये बोर्ड है। यहाँ पर इसमें एक फ़ैन लगा है। और देखिए यहाँ पर हमने देवी जी सरस्वती देवी की एक मूर्ति बिठाई है, जहाँ पर हम बच्चों को रोज़ प्रार्थना करवाते हैं। ठीक, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक प्रार्थना लिख भी रखी है ताकि बच्चे इसको पढ़ सकें। ठीक है, पास में ही जो हमने लिया है, जो ये रूम लिया है, इसमें एक किचन है, तो उसी को हमने छोटा सा ऑफिस बना लिया है। देखिए यहाँ पर एक पर्दे के पीछे वॉशरूम है बच्चों के लिए। ठीक, 1 थी, अब हमने 2 रूम में कोचिंग खोली है। तो दूसरा रूम जो छोटे बच्चों के लिए है, तो दूसरा रूम ये रहा। देखिए इसमें भी 6 बेंच डली है, छोटा सा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि मैं बताऊंगा आपको कि मैं कहाँ वीडियो बनाता हूँ, तो देखिए मैंने यहाँ बैठ के वीडियो बनाए थे। तो ये रहा मेरा ट्राइपॉड, लाइट, माइक और ये लैपटॉप। ठीक, तो ये देख सकते हैं आप। और ये रहा हमारा एक बोर्ड। हमने एक इसमें इस क्लास में एक बड़ा बोर्ड रखा है ताकि वीडियो वगैरह बनाने में फुल कवर हो जाए। तो देखिए आप भी एक मिनिमम कॉस्ट में एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा और आपको कोचिंग चालू भी हो जाएगा। ठीक, वीडियो बनाने के लिए आप ऐसा ये बोया M1 का माइक जो 700-800 रुपये का आता है, आप ये भी यूज कर सकते हैं। ये और ये ट्राइपॉड तो सस्ता ही आता है। ठीक, 500-600 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो आप वीडियो भी आप ऑनलाइन क्लासेस में चाहें बच्चों को देना, तो आप ये वीडियो भी बना सकते हैं। आप इजीली बेंच पे सेट कर दीजिए और जो फ़ैन ऑफ कर दीजिए क्योंकि इससे आवाज़ आती है। और रूम पूरा बंद कर दीजिए, इको साउंड वगैरह ना आए इसके लिए आप कमरे में कुछ खाली बिल्कुल कमरा नहीं होना चाहिए, वरना इको साउंड करता है। और आप ट्राइपॉड बेंच पे रख के ही वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा पास में रख लीजिए। और एडिटिंग के लिए आप ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, काइनमास्टर ऐप से आप इजीली फ्री एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक, ये वीडियो बना के ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने से भी आपको बेनिफिट ये है, अगर कोई बच्चा कमज़ोर है पढ़ने में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपना ही पढ़ाए हुए के वीडियो रिकॉर्ड कीजिए और उसको वो लिंक सेंड कर दीजिए। उसके पेरेंट्स के पास वो यूट्यूब पे देखेगा तो उसको फील आएगा कि हाँ ये हमारे सर हैं, हमारे ही मैडम हैं, तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है और आपकी मेहनत बच जाएगी। और ये बहुत ईजी है, इसको आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों में, अपने किसी भी टीचर्स में, या फिर कोई और नई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना चाहता है या फिर कोई और कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हो जो ये समझना चाहता हो कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं, तो आप उसको ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो को बताइए कमेंट्स में कि आपको कौन सी जानकारी अच्छी लगी या और कोचिंग से रिलेटेड वीडियो में किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।